अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछले एपिसोड में मैंने आपको ये अपडेट दी थी कि यूक्रेन की फौज के हारने के बाद अब वहां पर जोरों शोर के साथ प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की भर्ती जारी है और टाइम न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था कि 20,000 के लगभग वहां पर वॉलंटियर्स आ रहे हैं लड़ने के लिए। वॉलंटियर्स असल में नाम है, बेसिकली दे आर प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स। एक ज़माने में जैसे ब्लैक वाटर हुआ करती थी और इसके जवाब में फिर रूस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया हुआ है कि हम भी वॉलंटियर्स भेज रहे हैं, क्योंकि हमें भी बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हम रशिया के लिए लड़ने जा रहे हैं और ज़्यादातर इनमें से जो लोग हैं वो मिडल ईस्ट के हैं। रशियंस कह रहे हैं, मिडल ईस्ट के बहुत सारे लोग हमारे लिए लड़ने के लिए वो कह रहे हैं कि हमारे कोई 16,000 के लगभग उन्होंने दावा किया है कि लोग आने को तैयार है। यूक्रेन ने कहा है कि 20,000 लोग हमारे लिए लड़ने जा रहे हैं 52 मुल्कों से, लेकिन नाम तो उन्होंने 52 मुल्कों का लिया है, अलबत्ता अक्सरियत इसमें जो है वो यूरोपियंस की हैं। तो अब इक्वेशन ये बन रही है कि मिडल ईस्ट के लोग रशिया के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं बकौल रशिया के, और यूक्रेन वाले कह रहे हैं कि ज़्यादातर यूरोप के जो लोग हैं वो हमारे लिए लड़ने के तैयार हैं। तो इट इज़ यूरोप वर्सेस मिडल ईस्ट प्रॉक्सी नाउ, और ये डेवलपिंग एक सिचुएशन है, अभी डेवलप हो रही है। यूरोप के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो कैथोलिक्स ईसाई हैं और मिडल ईस्ट के अंदर जाहिर है लगभग 1,500 साल से मुसलमानों का मरकज़ है मिडल ईस्ट। तो ख़तरा ये पैदा हो रहा है कि दिस माइट बी टर्न इनटू मुस्लिम वर्सेस कैथोलिक बैटल। ये ख़तरा पैदा हो गया। देखें ना, अब रीजन ऐसे है ना, मसला ये है, और ऊपर से कोई सरकार नहीं है, इनके पीछे कोई प्राइवेट मिलिशियाज आ रहे हैं। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल फ़ौजों की बजाय मर्सनरीज को हायर कर रहे होते हैं, भाड़े के लोग आ रहे होते हैं, तो फिर अगर यानी पैसों के लिए भी लड़ रहे होते हैं, तो पहले तो ये पैसों पे लड़ने वाले बहुत सारे आते हैं, लेकिन एज द वार प्रोग्रेस, जैसे जैसे जंग प्रोग्रेस हो रही होती है आगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर चाहिए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं लड़ने के लिए दोनों साइड्स को। ऐसे में ये मजीद रिक्रूटमेंट के चैनल्स खोल रहे होते हैं। ये एक यानी कि अब देखिए मिडल ईस्ट में ऐसा हो चुका है, मजीद रिक्रूटमेंट के जो चैनल्स हैं वो खोल रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पैसों पे ही लोग लाए जाएं, आइडियोलॉजिकली भी मोटिवेट करके लोगों को लाया जा सकता है। तो अगर जंग आगे चलेगी इस तरह से, नॉन स्टेट एक्टर्स आपस में लड़ेंगे, तो वॉलंटियर्स कहाँ से लाए जाएंगे? क्या कहकर लोगों को मोटिवेट करेंगे? दोनों पक्ष, दोनों पार्टीज के आप लड़ने के लिए क्या कहकर राजी करेंगे? वही करेंगे जो दाइश करती रही है। उधर कैथोलिक नौजवानों को यूरोप से और इवेंजलिकल्स जो हैं उनको अमेरिका और इंग्लैंड से लाया जा सकता है मुसलमानों से लड़वाने के लिए, क्योंकि एज आई सेड रशिया के लिए ज़्यादातर मुसलमान वॉलंटियर्स लड़ने के लिए तैयार है ना, वो नाम ही उनका ले रहे हैं। इस वक्त भी बड़ी तादाद में रशिया के लिए आप देखें कि चचन मुसलमानों की बड़ी तादाद लड़ रही है। ऊपर से अगर मिडल ईस्ट से भी मुसलमान आ गए, मिडल ईस्ट में आप देखें, मिडल ईस्ट के अंदर कोई पैगन तो नहीं है ना, पूरा का पूरा मुस्लिम रीजन है, तो अगर वहाँ से भी मुसलमान आ गए तो ये तो सीधी सीधी एक रिलीजियस वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। बड़ी आसानी के साथ फिर रिलीजन को यूज़ करके लोगों को रिक्रूट किया जा सकता है। देखें, जब मिडल ईस्ट के फाइटर्स ज़बरदस्त कर रहे होंगे इन यूरोपीय मलेशियाज को, तो ये कहकर लोगों को गुमराह आराम से किया जा सकता है कि मुसलमान ईसाइयों को मार रहे हैं यूक्रेन के अंदर, और फिर इस प्रोपेगेंडा को यूज़ करके मज़हब के नाम पर एज आई ऑलरेडी सेड यूक्रेन के लिए लड़ने के लिए लोगों को यूरोप के अंदर तैयार किया जा सकता है, जस्ट लाइक व्हाट दाइश डिड। देखें, सदियां पहले भी जो मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान क्रूसेड वॉर्स हुई थी, 200 साल तक तकरीबन सलीबी जंगें चली थीं, इनमें भी एक तरफ यूरोप था, ज़्यादातर कैथोलिक्स थे यूरोप के, दूसरी तरफ क्या था, मिडल ईस्ट वाले थे ना। और अब भी वही सिनेरियो है, अब भी वही सिनेरियो डेवलप किया जा रहा है, यूरोप के वॉलंटियर्स वर्सेस मिडल ईस्ट के वॉलंटियर्स। यूरोप के वॉलंटियर्स कौन है ज़्यादातर? क्रिश्चियंस, कैथोलिक्स, और मिडल ईस्ट के कौन है ज़्यादातर? मुसलमान, सो कॉल्ड वॉलंटियर्स। देखें, हिट फार्मूला है ना, हिट फार्मूला तजुर्बा हो चुका है इसका, पहले ही ये तजुर्बा हो चुका है भाई। देखें, कहाँ केरला, कहाँ सीरिया, लेकिन लड़ते हैं ना वहाँ पर जाके नौजवान केरला के भी, केरला इंडियन रियासत है, वहाँ के लोग भी जाकर सीरिया में लड़ते रहे हैं। तो हिट फार्मूला है, आप कहीं से भी लोगों को मज़हब के नाम पे उठा सकते हैं, आराम से रिक्रूट कर सकते हैं। तो यही कुछ यूरोप के नौजवानों के साथ करना चाहते हैं वो। अब देखें, जब वो जबरदस्त हो रहे होंगे वहाँ पर, यूक्रेन के जो लोग होंगे या यूक्रेन के तरफ से जो लड़ रहे होंगे, क्रिश्चियंस होंगे मोस्टली, जब ये ज़बरदस्त हो रहे होंगे तो बाकी के जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर यही कहकर लोगों को मेंटली तैयार किया जाएगा कि आए लड़े इनसे, ये आपके भाइयों को मार रहे हैं वहाँ पे। तो देखें, एक बहुत ही खतरनाक यहाँ पर खेल शुरू हो चुका है। लेकिन मसला ये है, अनफॉर्चुनेटली हर मुल्क अपने अपने में लगा हुआ है।
इंडिया के अंदर वहाँ पर वो हिंदुत्व के गुंडे जो हैं वो इलेक्शंस में बिजी हैं, और बांग्लादेश के अंदर अपोजिशन और रिलीजियस जमातों का अपना फड्डा चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन पार्टियां हैं और हुकूमत वो आपस में लड़ रहे हैं। हर जगह हर मुल्क में आप देखें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। अफगानिस्तान वाले अपने आप को इस्टेब्लिश करने के चक्कर में है जंग के बाद दोबारा, तो हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। तो वहाँ पर नज़र बहुत कम लोगों की अनफॉर्चुनेटली कि वहाँ पे क्या हो रहा है। एक बहुत बड़ा ग्लोबल क्राइसिस वहाँ पर जन्म लेने लगा है वहाँ यूक्रेन के अंदर। ज़ेलेंस्की बाबा के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा क्राइसिस। देखें वो बंदा जंग हार चुका है, उसकी फौज धपड़धूस हो चुकी है, वो प्लान बी पे अमल कर रहा है असल में विद द हेल्प ऑफ अमेरिकन एंड वेस्टर्न फोर्सेस। तो वहाँ एक बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका है। दूसरा देखें, एक तो मिडल ईस्ट के अंदर से लोग आ रहे हैं ना रशिया के लिए। दूसरा सबसे बड़ा पावर ब्लॉक कौन सा है रशिया के लिए, जहाँ से रशिया का असर है जहाँ पर, और जहाँ से लोग लाए जा सकते हैं वॉलंटियर्स के रूप में, दैट इज़ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में रशिया का बहुत असर है, यहाँ से भी लोग लाए जा सकते हैं वॉलंटियर्स के रूप में। अगेन सेंट्रल एशिया इज़ अ मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन, तकरीबन पूरा का पूरा 100% वो मुसलमान इलाका है सेंट्रल एशिया का। ये जो कुछ भी हो रहा है ना यूक्रेन के अंदर अब, दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। ये मैं आपको बता दूँ ये अच्छा नहीं है दुनिया के लिए। एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है अमेरिका यूरोप के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर, इसका असर गिर रहा है, और अपने गिरते हुए असर को वो एनी हाउ बहाल करने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। देखें यूरोप के उसके इत्तेहादी, उसके अलाइज जो है वो मुकम्मल तौर पर उसके साथ नहीं है। दुनिया ने देख लिया, नेटो नहीं गया ना जंग में रशिया के साथ, वो तैयार नहीं है। अमेरिका ने कहा हमारी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, भेज दें एयरक्राफ्ट। एक मुल्क ने नहीं भेजा यूक्रेन के अंदर एयरक्राफ्ट। सब ने कहा कि हम नहीं लड़ना चाहते रशिया से। तो इसका मतलब है कि अमेरिका के असर में नहीं है ये रीजन जो है यूरोप का, वो मुकम्मल तौर पर उस तरह से नहीं। आप इससे पहले देखें मिडल ईस्ट के अंदर जब ये जाना चाह रहे थे अमेरिकन, और जब अफगानिस्तान के अंदर जाना चाह रहे थे, पूरा नेटो तैयार था या नहीं था उस वक्त? देखिए आप, आज से 10-12 साल पहले तैयार था मुकम्मल तौर पर, उन्होंने इनसे पहले ही भेज दी अपनी फोर्सेस। लेकिन अब नहीं है। अब अमेरिकन कह रहे हैं लड़ो, तो नहीं लड़ रहे। मतलब यूरोप उनके हाथ से तकरीबन निकल चुका है। यूरोप के जो अमेरिका के अलाइज हैं वो इसके साथ नहीं है इन मामलात में, क्योंकि उनको पता है कि जंग को असल में उनके शहरों, उनके गली मोहल्ले में लाने की अटैम्प्ट हो रही है टू चेंज दी ऑर्डर ऑफ द यूरोप। इस वक्त जो एक रशिया और चाइना का भी बड़ा गहरा इन्फ्लुएंस वहाँ पर पैदा हो चुका है, उसको चेंज करने की अटैम्प्ट्स कर रहे हैं। जो रशिया और चाइना के हक में मुल्क हैं उनको वो एलिमिनेट कर वहाँ पर अपना प्रो अमेरिका सेटअप लाने की कोशिशें कर रहे हैं। परहैप्स मिडल ईस्ट से रशिया के लिए कौन कौन लड़ने को आ सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके इत्तेहादी कौन है मिडल ईस्ट में? आप देखें हिजबुल्लाह है, हमास है। अच्छा, हमास जो है वो इस वक्त फ़लस्तीनी अथॉरिटी को तकरीबन रिप्लेस कर चुकी है फ़लस्तीन के अंदर। हमास जो है वो इस वक्त एक हीरो बन के उभरी है, ख़ासतौर पर गुज़िश्ता साल जो 11 दिन वाली लड़ाई हुई थी। अच्छा, हमास का इस तरह से उभरना और फ़लस्तीन अथॉरिटी का नीचे जाना, इस पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है मैंने, अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो हिजबुल्लाह उनके इत्तेहादी हैं, हमास वाले उनके इत्तेहादी हैं, और बशार अल असद की फोर्सेस ये उनके मेन अलाइज हैं मिडल ईस्ट के अंदर। और ये सारे के सारे इजराइल के ख़िलाफ़ हैं। ये इनके अंदर एक सिमिलरिटी है तीनों के अंदर। इसका मतलब है कि फिर इजराइल को भी इसमें कूदना पड़ेगा सूनर और लेटर। अगर यहाँ से लोग उधर जाएंगे यूक्रेन के अंदर और फिर यूरोप के अंदर गड़बड़ होगी, तो सूनर और लेटर इजराइल को भी इसमें कूदना पड़ेगा। और अगर इजराइल कूदेगा यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि इजराइल की प्रोटेक्शन के लिए भी वेस्टर्न फोर्सेस को ही, वही सो कॉल्ड वॉलंटियर्स, उनको जिम्मेवारी दे दी जाएगी कि आपने प्रोटेक्ट करना है इजराइल को। वो खुद तो नहीं कर सकते, इतना मैन पावर उनके पास नहीं है। ये लोग इवन मरना भी इनको पड़ा ना, तो वो मरेंगे भी इजराइल के एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि इन ऑर्डर टू बीट रशियन अलायंस, जाहिर है उनको इजराइल के बाउंड्रीज से बाहर जाके सीरिया के अंदर, इराक के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर वहाँ पर लड़ना पड़ेगा। और इनकी विक्ट्री की सूरत में फिर ग्रेटर इजराइल एक रियलिटी बन सकता है, जाहिर सी बात है। इसीलिए अपने पिछले एपिसोड में भी मैंने कहा कि यूक्रेन की जंग में ज़ायोनिस्ट का रोल मैं खारिज नहीं कर सकता। ज़ेलेंस्की खुद भी तो ज़ायोनिस्ट है ना, ये यूक्रेन का सदर खुद भी ज़ायोनिस्ट है, जिसके ज़रिए ये सारी की सारी मार कुटाई और वॉलंटियर्स की लड़ाई शुरू करने का एक अटैम्प्ट हो रहे हैं अमेरिका की जानिब से। तो अमेरिका के असर से बाहर जाता हुआ यूरोप और मिडल ईस्ट अमेरिका की नज़र से एक रीसेट चाहता है। वो समझते हैं दोनों इलाकों में रीसेट की ज़रूरत है, हमारा जो एक खोया हुआ असर है उसको दोबारा बहाल करने की ज़रूरत है। वो रीसेट पे फोकस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कंटेनमेंट ऑफ चाइना जितना ही ज़रूरी अब उनके लिए ये चीज़ होती जा रही है कि वो जो उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड थे मिडल ईस्ट और यूरोप जो उनके हाथ से निकल रहे हैं, वो यहाँ पर रीसेट चाहेंगे। एक ऐसा यूरोप और एक ऐसा मिडल ईस्ट चाहेंगे जहाँ पर अमेरिका का वही पुराने जितना असर हो और उसी के इत्तेहादी हो यहाँ पर।
मिडल ईस्ट के अंदर इसका सबसे बड़ा जो अमेरिका का इत्तेहादी है इस वक्त वो इसराइल है। तो ग्रेटर इसराइल की सूरत में क्या होगा, पुलिसमैन बन सकता है इसराइल इस रीजन के अंदर। अलबत्ता देखें, मज़हब को इस तरह इस्तेमाल करना, इससे गेम सबके हाथ से निकल सकता है। आखिर में ये जिस तरफ भी हालात जा रहे हैं ना, हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। अब देखें ना, हम हालात को देख के ही अंदाजे लगा सकते हैं कि भाई उधर से मिडल ईस्ट से मुसलमान आएंगे, उधर से मोस्टली यूरोप के लोग आएंगे और ये सारे लड़ेंगे, फिर इसमें मजहबी पहलू आएगा, सब कुछ होगा, ये अंदाजे हैं। लेकिन एक डिवाइन इंटेलिजेंस ज़रूर इंसानों को मिली हुई है, डिवाइन इंटेलिजेंस, और वो है कायनात के खालिक की सबसे बेहतरीन तख्लीक यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस। ये डिवाइन इंटेलिजेंस है जिसको मुसलमान हदीस के नाम से जानते हैं। इसमें वो जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कि रोम यानी आज का यूरोप यहाँ से मिडल ईस्ट के अंदर फोर्सेस के आखिरी ज़माने में आने और जंगें लड़ने का जिक्र आपको मिलता है, इंक्लूडिंग हरमजदून की मशहूर लड़ाई। हरमजदून इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए होगा ना सारा का सारा। और कई लिबरल मुल्हिद इस पे तंज भी करते थे पहले कि ये कैसे हो सकता है और क्यों हो सकता है। लेकिन अब जबकि ये चीज़ें आंखों के सामने होती हुई नज़र आ रही हैं, जब एक कनेक्शन बन रहा है मिडल ईस्ट का और यूरोप का जंगों के हवाले से, तो ज़रा ये सारे मुल्हिद और लिबरल 3 हरफ अपनी शक्ल पर डालें और दोबारा गौर से स्टडी करें और इसको डीप में ज़रा जाकर स्टडी करें कि ये देखते ही देखते कैसे हो गया है, ये सारा सिनारियो उसी तरह कैसे बन गया है जिस तरह से अहादीस की किताबों में प्रेडिक्शंस की गई हैं। नेवरदलेस यूक्रेन की लड़ाई एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है। जंगी एतबार से, फ़ौजी एतबार से तो यूक्रेन वाले हार चुके हैं। हमने आपको पहले ही बताया था जब ये जंग शुरू हुई थी कि 3-4 घंटों के अंदर आउटकम डिसाइड हो गई। अब आउटकम तो डिसाइड हो चुकी है, वो जो फ़ौज थी यूक्रेन की वो धपड़दूस है, वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये जंग अगली एक फेज़ में दाखिल हो रही है, एक नए फेज़ में दाखिल हो रही है और ये बहुत ही भयानक फेज़ है क्योंकि इसका यूक्रेन के बाहर दुनिया भर में इसकी बाउंड्री फैल चुकी है। यानी पहले यूक्रेन तक सीमित थी ना, लिमिटेड थी, अब ये यूक्रेन की सरहदों से बाहर निकल रही है। इशू ये है सारा का सारा कि यूक्रेन की सरहदों से बाहर निकल रही है, ये यूरोप को लपेट में ले रही है, फिर यूरोप से ये मिडल ईस्ट तक आ गई है। ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ पैदा हो चुकी है। यूक्रेन पे नज़र रखें, ये एक बहुत ही संजीदा डेवलपमेंट है। वहाँ पर अब जो कुछ भी होगा ना, अगर अमेरिका इन प्लान्स को लेकर आगे चलता है तो ये मिडल ईस्ट, यूरोप समेत दुनिया भर को डिस्टेबलाइज कर देगा ये यूक्रेन का पड्डा।